तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, जो हम लोगों ने इनिशियली चीजें डिस्कस की है, उसमें कवर हो चुका है। मैं इसको रीड आउट करता हूँ, आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा कि जो हम लोगों ने समझाया है क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल उसी अंडरस्टैंडिंग में से है। तो इट स्टार्ट्स विद एन एक्टिविटी, टेक अ पीस ऑफ स्टोन, and tie it to one end of a rubber string on a spring balance। मतलब एक स्टोन लिया और एक स्प्रिंग बैलेंस पे उसको हैंग किया। सस्पेंड द स्टोन बाय बैलेंसिंग suspend the stone by holding the balance on the string as shown in figure। इस तरह से स्टोन को सस्पेंड कर दो। उन्होंने हाथ से सस्पेंड करके दिखाया है। आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, एक स्प्रिंग बैलेंस ले सकते हो, और उस पे होल्ड कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल स्प्रिंग बैलेंस जैसे आपको घर पे नहीं मिलेगा, तो इन्होंने एक दूसरा ऑप्शन दे दिया, ये जो स्प्रिंग है ये रबर स्प्रिंग ले लो, क्योंकि रबर स्प्रिंग अगर स्टोन ज्यादा भारी होगा तो रबर स्प्रिंग ज्यादा खिंचाएगी, और अगर स्टोन थोड़ा हल्का होगा तो रबर स्प्रिंग कम खिंचाएगी। द elongation will differ on the basis कि नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है। The elongation will differ on the basis कि नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है। तो आपको elongation से पता चल जाएगा कि नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स चेंज हुआ क्या। तो ये एक्टिविटी करी, उसके बाद note the elongation in the string or reading in the spring balance, right, due to the weight of the stone। तो जब आपने रबर से हैंग कर रखा है, या आप खुद ऑब्जर्व कर लो, जैसे आपको ध्यान होगा कि पहले दिन मैंने आपको एक्टिविटी करने का बोला था कि कोई स्टोन लेके आओ, उसको हाथ में रखो, उसको अच्छे से वे करके देखो कि वो कितना वजन का है, और फिर उसको वाटर बॉडी में डिप कर दो अपने हाथ के साथ। जब आप हाथ के साथ में वाटर बॉडी में डिप करते हो तो फिर उसका वहां पे वेट ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। ये लोग रीडिंग से देख रहे हैं, लोग रीडिंग से कैसे देख रहे हैं, इलोंगेशन इन द स्प्रिंग से देख रहे हैं, और फिर एग्जैक्टली आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो स्प्रिंग बैलेंस ले लेना। ये तीनों पॉइंट समझना है। फिर नाउ स्लोली डिप द स्टोन इन वाटर इन अ कंटेनर एज शोन इन फिगर। जैसे ही आप उसको वाटर में डिप करते हो, देखो यहाँ पे दोनों के हाथ का लेवल सेम है, बट ये जो स्टोन है इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे चले गया है। ये जो स्टोन है ये ज्यादा नीचे है, ये थोड़ा सा ऊपर है। तो ऑब्जर्वेशन क्या आया, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द elongation of the string। तो द elongation of the string will reduce। क्यों रिड्यूस हुआ, इस पत्थर पे mg लग रहा था नीचे की तरफ, तो इस स्ट्रिंग का elongation mg के प्रोपोर्शनल था। अब इस स्टोन पे नीचे की तरफ mg माइनस एफ भी लगेगा। क्यों, क्योंकि जो स्टोन है उस पर नीचे की तरफ mg लग रहा है और ऊपर की तरफ एफ भी लग रहा है। हमको पता है कि mg ज्यादा होगा, तो हम लोगों ने इस तरह से इसको लिख दिया, राइट, ओके। तो जो नीचे की तरफ फोर्स लगने वाला है वो रिड्यूस हो गया, तो आपका ऑब्जर्वेशन का रहेगा कि स्ट्रिंग का जो elongation है वो कम हो गया। आपके पास स्प्रिंग बैलेंस है तो उससे अच्छा तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। स्प्रिंग बैलेंस का एग्जैक्ट रीडिंग, जैसे अगर यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस होता और उसकी रीडिंग आती 0.5 kg, तो यहाँ पे थोड़ी सी रिड्यूस आती 0.35 kg, न्यूटन में रहेगी तो न्यूटन में आ जाती। एक्टिविटी समझ पाएंगे सबको, एक और बार बताऊं क्या, यू विल फाइंड, इन लोगों ने ऑब्जर्वेशन बताया है आगे, यू विल फाइंड दैट द elongation of the string
or the reading of the balance decreases as the stone is gradually lowered in water. और उसका कंक्लूजन हम लोगों ने ऊपर बात की, क्योंकि ऊपर एक नेट फोर्स निकाला जाता है, ऊपर एक फोर्स आ जाता है, नेट फोर्स नहीं, ऊपर एक फोर्स आ जाता है, इसलिए नेट डाउनवर्ड फोर्स रिड्यूसेस। मेरी बात सुनिए, आप लोगों को लगता है कि, मतलब सबको नहीं बट कुछ लोगों को लगता होगा कि जो चीजें पानी से कम डेंस रहती है, जनरल लाइफ में हम लोग हल्की या भारी यूज करते हैं, तो वो गलत है, हमको डेंसिटी के बेसिस पे देखना पड़ेगा। कम डेंस रहती है वो फ्लोट करती है, बाकी सिंक कर जाती है। बट जो बाकी भी रहती है, ज्यादा डेंस भी रहती है, वो सिंक भी करती है, तो वो स्लोली सिंक करती है। उसके दो रीजन है, एक रीजन है कि नेट डाउनवर्ड फोर्स रिड्यूस हो गया, दूसरा रीजन है विस्कोसिटी, वो आगे डिस्कस होगा। बट एक बड़ा रीजन है कि नेट डाउनवर्ड फोर्स रिड्यूस हो गया। नेट डाउनवर्ड फोर्स रिड्यूस हो गया तो वो धीरे धीरे जाएगा। However, no further change will be observed once the stone gets fully immersed in water. लाइन को ठीक से पढ़िए। एक बार पूरा इमर्स हो गया, उसके बाद कितना भी नीचे ले जाओ, फर्दर चेंज नहीं आएगा, फर्दर रिडक्शन नहीं होगा स्ट्रिंग में, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग में या स्ट्रिंग के एलोंगेशन में। ये इन लोगों ने कब बोला? ये इन लोगों ने आइडल केस के लिए बोला। ये इन लोगों ने बोला है जब डेंसिटी ऑफ द वाटर कांस्टेंट हो। बट 11th में आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा, या जहां भी पढ़ेंगे वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे कि अगर इतना नीचे चले गया स्टोन या कोई ऑब्जेक्ट पानी में इतना पर्टिकुलर जगह पे नीचे चली गई, तो बताओ कि उस पर बॉइंट फोर्स कितना लगता है, सरफेस पे कितना लगता है और नीचे कितना लगता है। डेंसिटी ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम लोग कांस्टेंट लेते हैं आइडियल लिक्विड्स के लिए, आप लोगों को अभी आइडियल लिक्विड और आइडियल गैसेस और आइडियल सॉलिड भी पढ़ेंगे। बट जब एक्चुअल में हम लोग 11th में चैप्टर पढ़ेंगे बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसमें हम लोग कंप्रेसिबिलिटी पढ़ेंगे कि फ्लूइड्स की, उसमें लिक्विड और गैसेस दोनों की कितनी कंप्रेसिबिलिटी होती है। अभी तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि लिक्विड्स कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, ऐसे ही पढ़ा है ना कि लिक्विड और सॉलिड दोनों कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। बोलो, फर्स्ट केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रिकॉल करो, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि लिक्विड्स और सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं होते। उसके बेसिस पे ये इसने स्टेटमेंट बोला है, क्योंकि कंप्रेसिबल नहीं होते तो डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। दिस इज द सिंबल फॉर डेंसिटी व्हिच इज नोन एज रो। डेंसिटी कांस्टेंट रहती है कब? जब वो कंप्रेसिबल नहीं होते, बट इन रियलिटी होते हैं, थोड़े से होते हैं, स्लाइटली होते हैं। गैसेस जितनी ज्यादा कंप्रेस हो जाती है उतने तो नहीं होते हैं, बट कंप्रेसिबल होते हैं थोड़े से। ठीक है, तो ये सिर्फ आइडियल केस के लिए है, इसके कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट में आपको न्यूमेरिकल्स भी आएंगे 11th में, तो इस वजह से पत्थर की लकीर मत लीजिएगा, क्योंकि ये आइडियल केस के लिए है। तो यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 11th में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो आके मुझसे बोलते हैं कि सर जब पानी कंप्रेस नहीं हो सकता तो आप कैसे बोल रहे हो कि सी में 2 किलोमीटर नीचे डेप्थ पे जो पानी होगा उसकी डेंसिटी निकालो। जब वो कंप्रेसिबल ही नहीं होता है तो फिर डेंसिटी डिफरेंस आएगा कहां से? वो कंप्रेसिबल होता है क्योंकि इट इज नॉट अ आइडियल लिक्विड, रियल लिक्विड है वो। तो रियल लिक्विड और आइडियल लिक्विड में हल्का डिफरेंस होता है। आप लोगों ने सिर्फ प्रॉपर्टीज आइडियल लिक्विड की पढ़ी है। क्रिश, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? क्रिश, हेलो। अखिलेश को आ गया समझ में? क्रिश, आया समझ में? यस सर, मोस्ट वापस बोलो एक बार।
मेरे एक ढूंढ ले। ओके, कुछ डाउट था वो पूछ ले, ज्यादा ढूंढना पड़ेगा क्या? ठीक है, मैं वापस से बोल देता हूँ एक बार। देखो, आप लोगों ने पढ़ा है कि लिक्विड और सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट डालिए। नोट ये है कि जिन लिक्विड्स और सॉलिड्स के बारे में आपने पढ़ा है वो आइडियल है, वो आइडियल सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं। जिसने स्टेट ऑफ मैटर, जिस भी साइंटिस्ट ने या जिस भी ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने स्टेट ऑफ मैटर के बारे में समझाने की कोशिश की है, और नाइन्थ के चैप्टर 1, क्या नाम था चैप्टर 1 का? मैटर अराउंड अस। तो नाइन्थ के चैप्टर 1 में हम लोगों ने जो लिक्विड्स और सॉलिड्स के पार्टिकल्स, मोशन और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, वो आइडियल लिक्विड्स और सॉलिड्स और गैसेस की पढ़ी है। बट जो रियल लिक्विड्स, सॉलिड्स और गैसेस होते हैं वो थोड़ा सा डिफर करते हैं आइडियल से। आइडियल लिक्विड्स और सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, बट रियल लिक्विड्स और सॉलिड स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं। तो जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट है कि देयर विल बी नो फर्दर चेंज इन ऑब्जर्वेशन वंस द स्टोन इज फुली इमर्स्ड इन वाटर। तो मैं बोल रहा हूं कि सपोज ये सी है और अलग अलग लेवल्स है इसमें, इधर वाला एरिया सी है, पोर्शन सी है और अलग अलग लेवल्स है इसमें। तो एक स्टोन जिसका मास 0.5 kg है, सपोज इसको मैं पानी में इमर्स करता हूं और इसका मास वहां पे 0.35 kg हो जाता है, और इसका मास 0.35 kg हो जाता है। तो जैसे जैसे ये अच्छी डेप्थ तक जाएगा, जो किसी बकेट में या किसी स्विमिंग पूल में अचीव नहीं कर पाओगे, जैसे जैसे वो अच्छी डेप्थ तक जाएगा इसका मास फर्दर रिड्यूस होते जाएगा स्लाइटली। जैसे 0.35 तो 0.34 होगा, 0.33 होगा, क्योंकि इन रियलिटी वाटर कंप्रेसिबल होता है। मैं 11th क्लास में आपको इस तरह के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा जब मैं बोलूंगा कि एक सी है, उसकी डेंसिटी डेंसिटी इतनी है ग्राम्स पर सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, या 1013 केजी पर मीटर क्यूब। अब ये सॉल्टी वाटर है इसलिए इसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा ही है। जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वैसे वैसे इसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे इसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो हो सकता है किसी पॉइंट पे मैं पूछूं कि किस पॉइंट पे वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाएगी। तो 11th में बच्चे को बोलते हैं कि सर जब वाटर कंप्रेसिबल ही नहीं होता है, पढ़ा है हम लोगों ने 9th क्लास में, लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल, तो इसकी डेंसिटी बढ़ कैसे सकती है? तो लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल, वो आइडियल लिक्विड्स के बारे में पढ़ा है। रियल लिक्विड्स कंप्रेसिबल होते हैं, और आप देखिए स्लाइटली कंप्रेसिबल है। जैसे गैस तो भयंकर कंप्रेसिबल होती है, भयंकर कंप्रेसिबल होती है गैस तो। पूरे कमरे की एयर को मैं बहुत छोटे से कंटेनर में फिल कर सकता हूँ, इतनी कंप्रेसिबल होती है। 50 गुना 60 गुना गैस को कंप्रेस करना बहुत नॉर्मल बात है, बहुत नॉर्मल बात है। अब अपने बच्चे लोग जब गाल फुलाते हैं तो वहीं पे गैस लगभग 1.5 गुना 1.25 गुना कंप्रेस हो जाती है, राइट? इसको भी एक कंप्रेशन टेबल बना सकते हैं अपनी माउथ कैविटी को भी। समझ में आया आपको? चलो आगे चलते हैं। What do you infer
from the decrease in the extension of the string, what do you infer? आप क्या यूज करते हो, क्या मतलब निकालते हो कि स्ट्रिंग की एक्सटेंशन रिड्यूस क्यों हुआ या स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग रिड्यूस क्यों हुई? क्योंकि नेट डाउनवर्ड फोर्स कम हो गया। क्यों हो गया नेट डाउनवर्ड फोर्स? क्योंकि एक नया अपवर्ड फोर्स होता। We know that the elongation produced in the string of the spring balance or the spring balance is due to the weight of the stone which act in downward direction. Since the extension of the spring is decreased once the stone is lowered in water, it means that the some force is acting in upward direction. जादुई लाइन से लिखते हैं यहाँ पे। अगर किसी को पॉइंट से समझ में नहीं आया होगा तो ये 4-5 लाइन से समझ में आ सकता है। इतना पढ़ लीजिए, इतना वापस पढ़िए। As a result, the net force on the string decreases and hence the elongation also decreases. As discussed earlier, this upward force exerted by water is known as buoyant force and the phenomena is known as buoyancy. The force is known as buoyant force and the phenomena is known as buoyancy. तो buoyancy एक phenomena है जो हम लोगों ने और पढ़ा। What is the magnitude of this buoyant force experienced by the body? ये पता करना पड़ेगा। Is it the same in all fluids of a given body? ये भी पता करना पड़ेगा। So magnitude of buoyant force experienced by a body is weight of the fluid या liquid fluid displaced. Body, मेरी बात ध्यान से सुनिए, बॉडी ने इमर्ज होते समय कुछ फ्लूइड को डिस्प्लेस किया, उसका कुछ वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। उस वेट के बराबर एक अपवर्ड फोर्स लगता है। इज इट सेम फॉर ऑल लिक्विड्स? नहीं, क्योंकि जो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड आएगा विच विल बी mg, और m को मैं रो vg लिख सकता हूं। तो ये जो डेंसिटी है ये फ्लूइड टू फ्लूइड वेरी करती है, तो अलग अलग फ्लूइड में अलग अलग बॉन्ड फोर्स आता है, क्योंकि ये डेंसिटी वेरी कर जाती है फ्लूइड टू फ्लूइड। बी वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। एक बॉडी को मैंने पानी में डुबाया और उसी बॉडी को मैं शहद में डुबा रहा हूँ या ऑयल में डिप कर रहा हूँ, तो दोनों में बॉन्ड फोर्स अलग अलग आएगा। वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा क्योंकि वही बॉडी है, तो वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, बट डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी और ऑयल की डेंसिटी अलग अलग है। तो जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो नेट में डिफरेंस आ जाएगा। V और G लगभग सेम रहेंगे, रो का डिफरेंस आ जाएगा। Do all bodies in a given fluid experience the same force? नहीं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है। अगर बॉडी चेंज कर दी तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी भी चेंज हो गया मोस्ट प्रोबेबली। अगर वॉल्यूम ऑफ बॉडी चेंज हो गया तो एक ही लिक्विड में अलग अलग जब बॉडीज डालोगे तो अलग अलग बॉन्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। Answer to this question is contained in Archimedes principle stated as follows. ये सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें मिल जाएंगे। When a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of fluid displaced. ये क्या बोलेंगे, की फ्रेज है, की लाइन है। Equal to the weight of the fluid displaced. वेट ऑफ फ्लूइड कितना आएगा, मास ऑफ फ्लूइड इंटू जी, और मास ऑफ फ्लूइड कितना आएगा, रो वी। जी ऐसा कैसा, तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू रो वी जी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो ये चीज हम लोग फ्लूइड के ले लेते हैं या लिक्विड के ले लेते हैं, और ये चीज हम लोग बॉडी के ले लेते हैं, क्योंकि जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही वो डिस्प्लेस करेगा। फ्लूइड कितना डिस्प्लेस हो रहा है ये कैसे पता चलेगा अपन को तो बॉडी का वॉल्यूम पता चलेगा। प्रैक्टिकली सोचिए,
Now, can you explain why a further decrease in elongation in the string was not observed? Further decrease was not observed क्योंकि जैसे जैसे गहरा ले जाते जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कांस्टेंट है और रो कांस्टेंट रह जाता है आइडियल फ्लूइड के लिए रो कांस्टेंट रह जाता है आइडियल फ्लूइड के लिए दैट्स व्हाई फर्दर डिक्रीज वाज नॉट ऑब्जर्व्ड Archimedes Greek scientist थे he discovered the principle subsequently named after him after noticing that the water in a bathtub कहानी है इनकी कि अ, ये इसी कॉन्सेप्ट को सोच रहे थे बट जब ये बाथटब में उतरे जो बाथटब पूरा ब्रिम तक पानी से भरा हुआ था उस बाथटब में जैसे ही उतरे थोड़ा पानी बाहर गिरा उनने सोचा पानी बाहर कितना गिरा हो क्यों गिरा क्योंकि मैं इसमें आ गया पहले पानी भरा हुआ था अब मैं भी जगह ऑक्यूपाई कर रहा हूं तो उन्होंने निकल के देखा तो कुछ वाटर की हाइट कम हो चुकी थी वापस निकले तो वाटर की हाइट बाथटब में कम हो चुकी थी अब वापस गए जब वापस गए तो उन्होंने ये पाया कि इस बार बिल्कुल पानी नहीं गिरा और वापस ब्रिम तक पहुंच गया तो उनको लगा कि जितना मेरा वॉल्यूम है उतना मैंने पानी को डिस्प्लेस करा पहली बार उतना पानी बाहर आया पहली बार और ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है मेन ऑब्जर्वेशन उनको ये आया कि अगर मैं खाली बाथटब में उतरूं तो मैं जल्दी से बेस को हिट कर जाता हूं पर अगर मैं भरे हुए बाथटब में उतरूं तो पानी मैं लाइटर फील करता हूं तो ही noticed that the water in a bathtub overflowed when he stepped into it. He ran through the street shouting Eureka Eureka, which means that I have got it. मतलब वो जो चीज सोच रहे थे बहुत टाइम से वो वहां पे उनको क्लिक करी This knowledge helped him to determine the purity of the gold in the crown made by king. ऐसी कहानी है कि किंग को कोई पर्सन ने एक मर्चेंट ने या एक सुनार ने एक क्राउन गिफ्ट किया था ऐसा समझ लीजिए क्राउन है ठीक है तो इस क्राउन का वॉल्यूम भी मेजर करना था और पता करना था इसमें एक्चुअल में कितना गोल्ड है वेट तो इसका मेजर कर सकते हैं उस समय केजीज में नहीं करते होंगे तो कोई ना कोई तो रिलेटिव यूनिट होगी मास मेजर करने की मैंने सॉरी केजीज बोल दिया और वेट बोल दिया मास तो मेजर कर सकते हैं बट इसकी प्योरिटी कितनी है तो इसकी प्योरिटी कैसे पता चलेगी जैसे इसका मास पता चल जाए वॉल्यूम पता चल जाए तो मैं इसकी डेंसिटी निकाल सकता हूं अब मुझे पता है कि अगर गोल्ड में कोई मिक्सिंग करता है तो वो इस पर्टिकुलर मेटल की करता है जैसे कॉपर की होती है जनरली कॉपर या सिल्वर की इस पर्टिकुलर मेटल की होती है तो जैसे गोल्ड और कॉपर में मिक्सिंग होती है और डेंसिटी कुछ निकली तो ये डेंसिटी इस अलॉय की निकली और आपको कल ध्यान होगा रो 1 रो 2 से मैंने नेट रो निकाला था कीपिंग समथिंग्स कांस्टेंट तो मैं इस पे वेटेड एवरेज जो कि कुछ चीज होती है शायद मैंने आपसे क्लोरीन का मास निकालते समय बताई हो एक सिंपल सा एवरेज होता है कभी बताऊंगा और कभी तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगा के मैं निकाल सकता हूं कि अगर इस चीज की डेंसिटी इतनी है अलॉय की तो उसमें इतना गोल्ड है और इतना कॉपर है सो दिस नॉलेज हेल्प हिम टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन द क्राउन मेड फॉर द किंग ने टास्क दिया था ऐसी कहानी His work in the field of geometry and mechanics मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैकेनिक्स के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा है ग्रेजुएशन में his work in the field of geometry and mechanics made him famous this understanding of levers कभी पढ़ूंगा pulley wheels and axle helped the Greek army in the wars with Roman army इस पर्सन की वजह से ठीक है
Archimedes principle has many application. It is used. सब लोग हो ना कि सो गए? कौन कौन हो क्लास में? तो हो, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज मैनी एप्लीकेशन। ज्यादा बोर तो नहीं कर रहा ना मैं? समझ में आ रहा है बोल रहा हूं जो? कि ख्यालों में चले गए स्टोरीज में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज मैनी एप्लीकेशन. It is used in designing ships and submarines. Lactometer, which is used to determine the purity of milk, and hydrometer, which is used to determine the density of some liquid, is based on this principle. एक lactometer आता है, एक ऐसा, चलो मैं एक्चुअल दिखा देता हूँ आपको एक lactometer बिंग इमेज पे। देखिए ये एक लैक्टोमीटर है। इसको जब डिप करके किसी फ्लूइड में डिप करके छोड़ दिया जाता है तो वो थोड़ा ऊपर फ्लोट करेगा और थोड़ा नीचे रहेगा, क्योंकि वो लैक्टोमीटर का खुद का कुछ वॉल्यूम है और खुद का कुछ मास है। तो खुद का कुछ वॉल्यूम है, उसके हिसाब से वो फ्लूइड को डिस्प्लेस कर देगा। तो जितने फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, कितने फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, उसके वेट के बराबर। जितना वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा और खुद का जितना वेट होगा, वो जब बैलेंस हो जाएंगे तब उस हाइट तक वो जाएगा। तो उस हाइट पे मार्क करके उस फ्लूइड की रीडिंग लिख दी जाती है। कैलकुलेशंस हैं, कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। मतलब मैं घर पे भी लैक्टोमीटर बना सकता हूं, बस मुझे उसका वॉल्यूम और वेट पता चल, वॉल्यूम और मास पता चल जाए, थोड़ा प्रिसाइज 2-3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो फिर मैं उस पर मार्किंग करके डेंसिटी बना सकता हूं। ठीक है, तो थोड़ा प्रिसाइज लैक्टोमीटर, थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज लैक्टोमीटर, जैसे थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज लैक्टोमीटर है, थोड़ा प्रिसाइज लैक्टोमीटर जब हम मिल्क के कंटेनर में डिप करेंगे, तो जैसे मिल्क में जनरली मिक्सिंग किसकी की जाती है? वाटर की। तो वाटर की डेंसिटी अलग होती है, मिल्क की डेंसिटी अलग होती है। मैं देख लेता हूं डेंसिटी ऑफ मिल्क। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 1027 टू 1033। तो 1030 मान लो, इतनी डेंसिटी होती है मिल्क की, और वाटर लगभग इतनी डेंसिटी का होता है। तो अगर वाटर मिल्क में मिलाया गया है तो लैक्टोमीटर जो रीडिंग शो करेगा वो 1030 से लेस शो करेगा। तो एक आध पॉइंट लेस तक आने में तो ठीक चलता है, हो सकता है उतना पानी मिला हो सकता है मिल्क थोड़ा सा अलग सा आया हो, बट बिल्कुल रीडिंग 1020 आ रही है, मतलब इसमें वाटर का मिक्सिंग है। और जैसे अगर इस डेंसिटी में बिल्कुल आधा दूध आधा पानी मिला दिया जाए तो बिल्कुल रीडिंग इसके लेवल की आ जाएगी, और पानी और ज्यादा मिला दिया जाए तो इस रीडिंग की आ जाएगी। तो 1030 से जितना वेरी करती जाएगी उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि इतना इतना पानी है इस दूध में। ठीक है, और मैकेनिकल डिवाइस है तो इतना मेंटेनेंस वगैरह भी नहीं है इसका, बट उतनी प्रिसाइज रीडिंग नहीं देती है मैकेनिकल डिवाइस जितनी इलेक्ट्रॉनिक दे पाती है। तो इस तरह से लैक्टोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। देखिए डेंसिटी होती है किसी सब्सटेंस की जितना उसका मास है पर यूनिट वॉल्यूम। ये फॉर्मूला होता है, अगर किसी को नहीं पता हो तो लिख लेना। डेंसिटी जिसका सिंबल रो होता है, ROH, रो,
कैपिटल डी से भी किसी किसी बुक में लिखा रहता है, बट ये सिंबल ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे यही सिंबल पढ़ना है, तो ये सिंबल ध्यान रखिएगा। रो हो बोलते हैं इस सिंबल को, है ना। पी बनाया और नीचे से कर्व कर दिया और ऊपर से भी कर्व कर दिया। तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी यूनिट होती है एसआई यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, और दूसरी यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसको ग्राम पर सीसी भी बोल देते हैं, जिसको ग्राम पर सीसी भी बोल देते हैं। अब जैसे हम लोगों ने डिस्कस की थी कि सबकी डेंसिटी अलग अलग आती है, जैसे वाटर की डेंसिटी, आयरन की डेंसिटी, एल्यूमिनियम की डेंसिटी, तो एक ये बड़ा नंबर आता है डेंसिटी में, और ज्यादातर चीजों की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर की जाता है। तो जब हम किसी चीज की डेंसिटी को वाटर से कंपेयर कर देते हैं, मैथमेटिकली कंपेयर करने का क्या मतलब है, रेशियो निकाल दो। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर देते हैं, या मैं मैथमेटिकली बोलूं तो रेशियो निकाल देते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी जो है वो 1000 से डिवाइड हो जाती है, अगर मैं केजी पर मीटर क्यूब में करूं तो वो एक इजियर नंबर आ जाता है, जैसे 1.1, 2, 3, 5, 7, 7.8, 8, 10, 13, 15 एक्सेट्रा। इस तरह का एक इजियर नंबर आ जाता है जिसको याद करना रिलेटिवली सिंपलर है, और उसको टेबल में लिखना भी कंपैरेटिवली सिंपलर है। इसको बोला जाता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव मतलब किसी के रिलेशन में, और यहाँ पे किसके रिलेशन में निकाली गई है, वाटर के रिलेशन में। वाटर के रिलेशन में क्यों निकाली गई है, क्योंकि हम लोग वाटर से अच्छे से अवगत हैं। वाटर का मास, वाटर का वॉल्यूम, वाटर की डेंसिटी, बेसिकली वाटर की डेंसिटी से हम लोग अच्छे से अवगत हैं। सबकॉन्शियसली हमारे बिल्कुल दिमाग को पता है कि जैसा अगर मैं एक इतना बड़ा ब्लॉक रखूं, आप उसको उठाओ और बोलो कि यार ये तो बहुत ज्यादा भारी है, तो भाई हल्का क्यों सोचते हैं, क्योंकि आप उसके वॉल्यूम को वाटर के वॉल्यूम से कंपेयर करके उसका मास एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। या इतना बड़ा ब्लॉक रखो और उठाओ और बोलो कि यार ये तो बहुत हल्का है, क्योंकि उसको वॉल्यूम वाटर कैसे कंपेयर करने की सोच रहे थे। क्योंकि आप ज्यादातर सराउंडेड रहते हो वाटर से, आपकी बॉडी 70% वाटर से बनी है, इसलिए यहां पे भी वाटर के कंपैरिजन में ले लिया। ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, तो डिवाइड करना इजी है, रिलेटिव डेंसिटी निकालना। तो सपोज सबसे अबंडेंट चीज, मतलब ये लिक्विड्स और सॉलिड्स में सबसे अबंडेंट वाटर ही होती है, आई सपोज। ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर दी 10.8, तो उसकी एग्जैक्ट डेंसिटी निकाल सकते हो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, या ये फॉर्मूला लगा दो, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू डालो, वाटर की वैल्यू डालो जो कि 1000, दैट इज 10 टू द पावर 2 होती है, तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकाल, जो कि निकाल दी गई। रिलेटिव डेंसिटी समझ में आया? yes, बढ़िया। होमवर्क अभी छोड़ नहीं रहा हूं, पर पहले होमवर्क देख लो। होमवर्क है एमसीक्यू शीट को कंप्लीट करो। इनिशियली जो उसके क्वेश्चंस नहीं बने थे पहली बार में, वो वापस से करो। दूसरा होमवर्क है एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज वो लिखो अपनी कॉपी में, पूरे इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज वो पूरे अपनी कॉपी में लिखो। अगर स्कूल की कॉपी में लिख रखे तो वो भी चलेंगे, स्कूल की कॉपी में लिखे होंगे तो एक्सरसाइज लिखी होगी, इंटेक्स्ट भी लिख लो, और ये मन से लिखना है। तो जब मैं टैली करवाऊंगा ना, तो आपको पता चलेगा कि आप मन से क्या लिखते हो और एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, उसमें डिफरेंस क्या है। तो वो डिफरेंस आप अलग से लिख लोगे और वो डिफरेंस लर्न कर लोगे। नहीं तो मैं पूरे आंसर्स दे दूंगा, पूरे आंसर्स पूरी थ्योरी लर्न करोगे तो बीच में 70% आता होगा, तो वही वापस रीड करने में आएगा। तो
आरटी इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज अपनी कॉपी में लिखिए, अपनी कॉपी में प्रॉपरली लिखिए। और फिर जब मैं कंपेयर करवाऊंगा कि देखो इसका आंसर ये लिखा है तो इसका कीवर्ड ये है, ये वर्ड लिखना जरूरी है। अगर आपने लिखा है तो बहुत ही बढ़िया, पर अगर आपने नहीं लिखा है तो वहां पे उसको अलग से लिख लेंगे और फिर एग्जाम टाइम पे उस कीवर्ड को ही रिवाइज करके चले जाएंगे और वो कीवर्ड के साथ स्टेटमेंट लिख दिया तो बस जुड़े का जीत हो गई आपकी, मतलब सही 60 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। समझ रहे? सो दिस इज योर होमवर्क और इसके साथ चैप्टर खत्म होता है।